नमस्कार साथियों, विद्या जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हमने अध्याय 1 और 2 के आधार पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने का विचार किया है इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, और क्लास को कर दीजिए अभी से लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अब नए प्रश्नों के साथ आपको। तो देखिए, ये क्लास सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि हम देखें कि नहीं देखें। तो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना चाहिए। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि इसकी एक खासियत और है कि इतने दिन जो गाइड वगैरह आ रही थी, बुक्स आ रही थी, उन पर संशय था कि ये 33 जिलों के अनुसार पढ़ें कि 50 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने कम होंगे कितने बढ़ेंगे, ये संशय चल रहा था। लेकिन अब आर्थिक समीक्षा है वो पूरे 50 जिलों के आधार पर अपडेटेड आ चुकी है, तो इसी के आधार पर आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। क्योंकि आप पहले पेपर उठा कर देख लीजिए पिछले एग्जाम्स की, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आर्थिक समीक्षा से। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। वर्ष 2023-24 में सत्य कथन आपको छांटना है। यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.28 लाख कहें या 15.28 लाख, तो 15.28 सीधा याद रह जाएगा अपने को। 15.28 लाख करोड़ अनुमानित है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इतना अनुमानित है, जिसकी वृद्धि कितनी है? 12.56%। कितनी है? 12.56% है। और पिछले साल ये वृद्धि थी आपके 13.63%। गत वर्ष कितनी थी? 13.63 थी। डिटेल भी आपको मिलेगी, ठीक है, लिखी हुई भी मिलेगी, मैं बोलकर भी बताऊंगा, सारी चीजें होगी। वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर, देखो ये था प्रचलित कीमतों पर, अब है स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.45 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 2022-23 में कितना था? 7.82 था। और इसमें 8.03 की वृद्धि होने वाली है। 8.03% की वृद्धि है। पिछले साल ये थी 7.81, अब की बार है 8.03। तो ये एक सही कथन है, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 या क या ख दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इसकी डिटेल भी आपको मिलेगी। ये देखिए, 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 12.56% की वृद्धि दर्शाता है 23-24 में। यहाँ पर पिछले साल का भी साथ में दिया हुआ है, उसको कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। और वास्तविक या स्थिर कीमतों की बात करें, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, तो इसमें आपके 23-24 में 8.45 का अनुमान है और इसकी वृद्धि दर कितनी है? 8.3 है। 8.45, 8.03। पिछले साल 7.82 अनुमानित था और 7.81 वृद्धि दर थी। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इस बार 15.28 लाख करोड़ अनुमानित है, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर 12.56 है। तो इसको आप पीडीएफ के माध्यम से बाद में भी पढ़ पाएंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस पर आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ये डेटा आपको, कई चीज़ों का डेटा है वो आपको ध्यान में रखेंगे, बाकी तो थ्योरी पे आधारित प्रश्न है। अगला है, देखिए, डेटा वाले प्रश्न मैंने एक साथ ले लिए शुरू में। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, अब की बार क्या है? मूल्यवर्धन है, दूसरी चीज है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, अब की बार है मूल्यवर्धन। 2023-24 में 14.28 लाख करोड़। कितना है? 14.28 लाख करोड़
रहने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.86% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य कथन ही पूछा है। फिर है स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 7.81 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बिल्कुल ठीक है, 7.81 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। और 22-23 में इसकी वृद्धि दर थी 7.35। ये कब की है? ये है 2022-23 की। और 23-24 की अगर बात करें, 2023-24 में वृद्धि इसमें कितनी होने वाली है? वो रहने वाली है 6.92%। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कथन है, उसमें यहाँ पर मिस्टेक है। तो केवल क सही है, केवल क सही है, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 23-24 में 14.28 लाख करोड़ रहने का अनुमान है सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर। और 23-24 में 11.86% की वृद्धि है इसमें। वास्तविक सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर अगर बात करें, तो ये 23-24 में 7.81 लाख करोड़ और इसकी अनुमानित वृद्धि दर है आपके 6.92%। कितनी? 6.92, जो पिछली बार 7.35 थी। आगे बढ़े। अब अभी अपन ने पढ़ा सकल राज्य मूल्यवर्धन, और इस सकल राज्य मूल्यवर्धन में ये 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। इनका भी अपना अपना योगदान होता है। तो 23-24 के योगदान की बात करें स्थिर कीमतों पर, तो कृषि का है 26.21, उद्योग का है 29.84 और सेवा का है 43.95। ठीक है, ये पिछले साल का 22-23 का भी दे रखा है, उससे आप तुलना कर सकते हो। और ये तो योगदान है इनका 26.21%, इसके सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंतर्गत। ये इनके योगदान का प्रतिशत है 26, 29, 43। अब ये जो वृद्धि दिखाई गई है आपको साइड में, ये इनके खुद के मूल्यवर्धन में वृद्धि है। 2.13 कृषि के अंदर वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर प्रतिशत ये घट रहा है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। तो आप अभी बस इतना ही समझो कि कृषि का योगदान स्थिर कीमतों पर 26 है, और उद्योग का 29 है और सेवा का 43 है। प्रचलित कीमतों पर अगर बात करें, ये प्रचलित कीमतों पर है, तो कृषि का 26 है, इसमें 26.21 है और प्रचलित में 26.72 है। और उद्योग में 28.21 है, सेवा में 45.07 है। उद्योग वाला थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है दोनों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न नहीं बनाया, आपको सीधा ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। सकल पढ़ लिया, मूल्यवर्धन पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। वर्ष 23-24 में 12.15 लाख करोड़, बिल्कुल नहीं 12.15 नहीं, यहाँ पर आएगा 13.69 लाख करोड़। कितना आएगा? 13.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि 12.70 की वृद्धि दर्शाता है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर 13.69 लाख करोड़ होगा। तो केवल कथन 2 ही सही है, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा, केवल कथन ख सही है। अब देखिए इसका डिटेल। प्रचलित कीमतों पर 13.69 लाख करोड़, ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी है? 12.70% की। और स्थिर कीमतों पर बात करें तो ये है 7.4 लाख करोड़, या अपन ऐसे कह सकते हैं 7,40,581 लाख करोड़, ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं। तो आपको ये पॉइंटों में ध्यान रखना, 7.4 लाख करोड़, इसको याद रख लो, आसान हो जाएगा। और इसमें वृद्धि कितनी है? 8.10% की वृद्धि है स्थिर कीमतों पर। शुद्ध
राज्य घरेलू उत्पाद है ये। ठीक है, ये डेटा है ना ऐसा है कि 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे, सीधे सीधे याद नहीं होना। अब है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितनी अनुमानित है? 23-24 में। 23-24 में अगर बात करें तो स्थिर कीमतों पर ये किस पे पूछी है? प्रचलित पे पूछी है। प्रचलित और एक होता है स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों की अगर बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर ये रहने वाली है 23-24 में 1,67,964। और स्थिर कीमतों पर अगर बात करें तो ये रहने वाली है आपके 90,831 रुपए। और गत वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी है? 6.94% है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें 11.49% की वृद्धि है। तो पूछा किस पे है? प्रचलित कीमतों पर पूछा है, प्रति व्यक्ति आय। ये सीधे सीधे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1,67,964 रुपए। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। 2023-24 के लिए 1,67,964 अनुमानित है, और जो कि 11.49% की वृद्धि दर्शाती है। और स्थिर कीमतों पर बात करें तो ये 90,831 रुपए है, और जिसमें 6.94% की वृद्धि दर्शाती है। अगला प्रश्न है, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 के अंत में अनुमानित कुल संपत्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत थी? प्रचलित कीमतों पर 2022-23 के अंत में, 22-23 ही है यहाँ, ध्यान रखना 23-24 नहीं है। 22-23 के अंत में कुल संपत्तियां कितने प्रतिशत थी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 29.43%, पहला ऑप्शन। ठीक है, यहां पर अगर बात करें डिटेल की तो ये आपके सामने है। प्रचलित कीमतों पर 2022-23 के अंत में कुल संपत्तियां 3,99,594 रुपए की अनुमानित थी, 94 करोड़ रुपए की, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.43% है। और इसमें 12.78% की वृद्धि हुई है 22-23 की, 21-22 की तुलना में। 22-23 में 12.78 की वृद्धि हुई है। और इस पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान है 78%, लगभग 78.5%, और सार्वजनिक क्षेत्र का है 21.5%। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? औद्योगिक श्रमिकों की अगर बात करें तो इनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये तैयार किए जाते हैं श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। इसके द्वारा? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। याद रख लेना, पूछा जा सकता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे है, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो इसका आधार वर्ष है 1999-2000। क्या है? 1999-2000 है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2022 की तुलना में 2023 में थोक मूल्य सूचकांक में 0.54% की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.54% की वृद्धि हुई है। ये देख लीजिए, आधार वर्ष है 1999-2000। सामान्य थोक मूल्य सूचकांक राज्य का कितना है? 2022 में 385 था, जो कि 2023 में 387.90 है, जो कि 0.54% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर की बात करें तो 2023 में ये 151 रहा है, 22 में भी यही था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसको किस आधार पर जारी किया जाता है? मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। तो पहला कथन गलत हो गया, केवल ख सही है, केवल ख सही है। आगे देखो, राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है,
जिसमें 154 वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिसमें 75 है प्राथमिक वस्तुएं और 69 है विनिर्मित उत्पाद समूह, 10 है ईंधन। ये आपको ध्यान में रखना है। 75 प्राथमिक, 69 विनिर्मित और 10 है ईंधन, शक्ति और प्रकाश उपस्नेहक के रूप में। ये चीजें भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2020 के बाद। तो यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। 2000 सितंबर 2020 के बाद आधार वर्ष हो गया इसका 2016। क्या हो गया? 2016। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पहले इसका आधार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? यह था अगस्त 2020 तक। ये था 2012 ये किसका है? ये है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, यानी कि अलग अलग भी और दोनों का इकट्ठा भी यही आधार वर्ष रहता है 2012। और जो आपके 1986-87 दे रखा है, ये है कृषि श्रमिकों के लिए। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, का आधार वर्ष। आगे बढ़े। देखो यहां पर पूरी डिटेल भी दी गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 था अगस्त 2020 तक। 20 तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो 2001 के आधार पर हैं, और सितंबर 2020 के बाद के आंकड़े हैं वो 2016 पर आधारित हैं। अब इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर को केंद्र बनाए गए। यहाँ से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये 2020 अगस्त तक तो अजमेर यहाँ पर केंद्र था, और सितंबर के बाद यहाँ अजमेर की जगह अलवर को शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया? अलवर को। ठीक है। 2012 ये सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। कृषियों के लिए 1986 से 83 है, कृषि श्रमिकों के लिए। तो ये मैंने पहले भी बताया था, इसमें भी दे रखा है। अब है कि राजस्थान का कृषि और श्रमण क्षेत्र में योगदान क्या है और इसके उप क्षेत्रों की संरचना कैसी। तो कृषि के लिए अभी अपन ने पढ़ा था कि 2011-12 में कृषि का योगदान था 28.56%, जो कि 23-24 में 26.72% हो गया है। अभी अपन पढ़ के आए हैं प्रचलित मूल्यों पर कितना हो गया है? 26.72%। अब इसके अंदर भी कुछ उप क्षेत्र हैं, उनका कितना कितना योगदान है वो देखना है। कि सबसे पहले तो देखो फसल क्षेत्र का है 44%, लगभग 44। पशुधन का है लगभग 48%। पहले देखो सीधे सीधे याद करना चाहिए, फिर पॉइंट हमें। और वानिकी क्षेत्र का अंश है 6.40 और मत्स्य का है 0.49। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हो। फसलों का कितना है? 44.53% है, ये फसलों के लिए है। और पशुधन का कितना है? पशुधन का है 48.58। इसका है पशुधन का है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। और वानिकी की बात करें तो वानिकी का है 6.40%, जो कि आपके ब्लू कलर में दिखा गया है वानिकी। और बीच में थोड़ा सा बचा है, वो है आपके 0.49%, जो कि है मत्स्य का। तो ये सारे प्रतिशत आपको कृषि क्षेत्र के अंदर, ये इतने उप क्षेत्र हैं और इनका भी अपना अपना कृषि क्षेत्र में योगदान है। 26.72 अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर ये इतने इतने प्रतिशत और है। आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
बताओ। कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल 342.81 लाख, ठीक है, हेक्टेयर है। वानिकी 5.92% नहीं है, वानिकी है 8.09%। तो ये सुमेलित नहीं है वानिकी वाला। ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि 6.89% है, और बंजर भूमि की बात करें ये 10.39% है। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर डिटेल दे रखी है। वानिकी कितनी है, तो वानिकी है 8.09%, ठीक है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है वो 5.92% है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है वो 6.89% है। स्थायी चारागाह और अन्य गोचर की भूमि है 4.82% है। ये पीडीएफ में आपको सब देखने को मिल जाएगा। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 53.74% है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 53.74%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। इसमें 11.14% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है 2010-11 की तुलना में। फिर राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचालित जोतों की संख्या 7.75 लाख है, और इसमें 41.94% की वृद्धि हुई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर कुल भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, 11.14% की वृद्धि हुई है। और महिला प्रचालित जोतों की बात करें तो इनकी संख्या आपके 15-16 की गणना है उसके अनुसार 7.75 लाख है, और इसमें 41% की वृद्धि हुई है। पहले ये 5.46 था। राजस्थान में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 15 जून माना गया है आर्थिक समीक्षा के अंदर इसको। अगला प्रश्न देखो। अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन 252 नहीं है, यहाँ पर 252 नहीं होगा, ये पिछले साल का है। अभी का है 245। कितना है? 245.01 लाख मेट्रिक टन, यानी कि 245 अपन मान सकते हैं। पिछले वर्ष 22-23 में 252 लाख था, अब की बार 245 लाख मेट्रिक टन है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इतना कम है, 3.8%। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है गन्ने का उत्पादन 3.28 लाख मेट्रिक टन का अनुमानित है, जिसमें 4.13% की वृद्धि दिखा रहा है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो केवल ख, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये देख लीजिए कुल उत्पादन 23-24 में इतना अनुमानित है 245.01 लाख मेट्रिक टन, और इसमें ये 3.08% कमी हुई है। गन्ने का उत्पादन 3.15 लाख टन था, जो कि अब हो गया है 3.28 लाख मेट्रिक टन, इसमें 4.13% की वृद्धि हुई है। कपास की अगर बात करें, इसमें आपके 5.58% की कमी हुई है। कपास और कुल खाद्यान्न में कमी हुई है। अगला है कि 2021-22 में राजस्थान देश में किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? बाजरा, सरसों, तिलहन, गंवार, ये सभी में राजस्थान पहले स्थान पर था। मूंगफली में सेकंड नंबर पे है, और सोयाबीन में थर्ड नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो किन किन में? तो उपयुक्त दोनों में ही रहा, ध्यान रखना। ये देखिए पूरी सारणी आपके सामने है। राजस्थान किस किस में प्रथम है? बाजरा में, सरसों में, कुल तिलहन में, और गंवार में। तो ये 4 फसलों में राजस्थान है आगे। ठीक। और दूसरे स्थान में पोषक अनाज में राजस्थान दूसरे स्थान पर, मूंगफली में दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, कुल दलहन में तीसरे स्थान पर, चना में तीसरा, ज्वार में तीसरा, सोयाबीन में तीसरा। ये आपको ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आगे जो सारणी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कभी भी पढ़ लेना, अगली आर्थिक समीक्षा तक ही वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो नए जिलों के अनुसार है। बिल्कुल, इसमें पूछा है कि जो 10 कृषि जलवायु खंड है उसमें फर्स्ट ए में कौन सा शामिल है? तो जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ये सारे के सारे फर्स्ट ए में शामिल है। और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये फर्स्ट बी में है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू ये फर्स्ट सी में है। और चूरू के रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर और सुजानगढ़ ये 4 तहसीलें शामिल है, बाकी पूरा चूरू शामिल नहीं है इसमें। रतनगढ़, सरदार शहर और बिदासर और सुजानगढ़ ये 4 ही शामिल है। सीकर, नीम का थाना, चूरू आंशिक, तो इन 4 तहसीलों के अलावा चूरू पूरा इसमें शामिल है और ये है फर्स्ट, क्या सेकंड ए, क्या है सेकंड ए। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट ए पूछा है तो फर्स्ट ए में फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब उसकी डिटेल देख लो। फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं, अभी बात की अपन ने। फर्स्ट ए को कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा शामिल है। इसमें जैसलमेर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसलमेर फर्स्ट सी में है, फर्स्ट ए में नहीं। फर्स्ट ए में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बाड़मेर, बालोतरा ये इतने शामिल है, 5। फिर है फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ 3 ही है बस फर्स्ट बी में। फर्स्ट सी में ज्यादा है। फर्स्ट सी में कौन कौन है? आंशिक सिंचित है, अति शुष्क है, आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान है। और इसके अंदर बीकानेर है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, चूरू कौन कौन सा? रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर और सुजानगढ़ ये इतने ही शामिल हैं। फिर है अंत्य स्थलीय जलोसरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो कि शेखावाटी वाला है, सेकंड ए, जिसमें सिक्कर, नीम का थाना, चूरू इन 3-4 तहसीलों को छोड़कर पूरा झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कोचामा ये आपके सेकंड ए में है। सेकंड बी की बात करें, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, जिसमें जालोर, सांचौर, सिरोही, पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़कर पाली, ब्यावर आंशिक हैं, जैतारण और रायपुर तहसील है ब्यावर की। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपके थर्ड ए भी यहाँ पर दे रखा है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें अजमेर, ब्यावर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड इतने सारे जिले हैं। तो आपको ये या तो आप ट्रिक बना लो और या आप रट लो इसको, कोई और तरीका नहीं। फिर थर्ड भी आता है, थर्ड बी में है अलवर, डीग, भरतपुर, ये मेवात वाला क्षेत्र आ जाता है। और फिर आता है फोर्थ ए, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर चित्तौड़गढ़ की, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही आंशिक, पिंडवाड़ा और आबू रोड जहाँ पीछे छोड़ के आए थे यहाँ पर शामिल हो जाती है। आर्द्र दक्षिणी मैदान फोर्थ बी में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी। आर्द्र दक्षिणी मैदान में कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ ये तो आसान है। फिफ्थ में तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि आड़ोती वाले 4 जिले हैं बस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किन योजनाओं में केंद्र या राज्यांश, देखो ये एक तरह से प्रश्न नहीं, ये आपके लिए जानकारी है। यहाँ पर 5 योजनाएं दी गई है और इन 5 में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये सारे ही आपके लिए ऑप्शन है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राज्य के कितने जिलों में संचालित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य के 24 जिलों में संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 24 जिले आपके सामने हैं, इनके नाम आप याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। जिनमें संचालित नहीं है वो देख लेना एक बार, ये 33 जिलों के अनुसार है।
यहाँ पर देखो, कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसमें 60% सरकार और 40% किसान द्वारा वित्त वहन किया जाता है। इन 40% में 30% का बैंक लोन बन जाता है और 10% है वो किसान खुद वहन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये आप डिटेल यहाँ पर दी गई है, ये आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा खास नहीं है, ध्यान रख लेना। मैंने बताया प्रश्न में दिया वो उतना ही ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 की विशेषताएं क्या है? तो इसमें इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। प्रसूति सहायता मिलती है, विवाह के लिए सहायता मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, चिकित्सा सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी सहायताएं यहाँ पर मिलती हैं। और किसमें क्या मिलता है ये भी आपके यहाँ पर पीडीएफ में दिया हुआ आपको मिल जाएगा। प्रसूति सहायता के अंदर क्या है कि महिला को 45 दिन का अकुशल श्रमिक के समान वेतन के साथ, मजदूरी के साथ भुगतान किया जाता है। 45 दिवस की मजदूरी बिना गए। प्रसूति सहायता, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान काम तो नहीं हो सकता, उस दिशा में ये कदम उठाया गया है। विवाह के लिए, स्वयं के विवाह के लिए भी 50,000 की सहायता है। और जो श्रमिक है, महिला श्रमिक, वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी 50,000 की सहायता उसको दी जाती है। खुद का हो या पुत्री का, 50,000 सहायता है। और छात्रवृत्ति में 60% से ज्यादा अंक होने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा सहायता में 20,000 रुपए की राशि वित्तीय सहायता दी जाती है किसी भी सरकारी या सरकार द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर। कब दी जाती हैं? जब गंभीर बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, लीवर किडनी आदि की बीमारी हो, तो ही ये सहायता दी जाती है। पितृत्व अवकाश, जिस प्रकार महिला को 45 दिन की मजदूरी दी जाती है, उसी प्रकार अकुशल श्रमिक के रूप में पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश यानी कि 15 दिन की मजदूरी बिना गए भी दी जाती है, काम किए बिना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कृषक उपहार योजना का लाभ किस पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है? तो ई नाम पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से जब कृषक फसल होता है, यहाँ पर पंजीकरण करता है, तो प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर एक कूपन दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपके कृषकों को उपहार दिया जाता है। अगला है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? तो ये 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई। चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, काली तीर लिफ्ट परियोजना में पार्वती रामसागर बांध से प्रतापगढ़ जिला नहीं है, यहाँ पर होगा धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। धौलपुर जिले के 483 गांवों और 3 कस्बों को पेयजल उपलब्ध होगा। यहाँ पर कौन सा जिला है? धौलपुर। तो पहला कथन हो गया गलत। इस योजना में केवल मानसून अवधि में प्रतिवर्ष चंबल नदी से पानी उठाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये काली तीर लिफ्ट परियोजना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पार्वती और राम सागर बांध से ये पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। बांध कौन सा है? राम सागर। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये यहाँ पर डिटेल दी गई है कि काली तीर लिफ्ट परियोजना है, ये पार्वती और राम सागर बांध से धौलपुर जिले के 483 गांवों और 3 कस्बों को पेयजल मांग की मुख्य रूप से पूरा करने के लिए तैयार की गई है। मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चंबल नदी से पानी उठाया जाएगा। कितना? 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर। फिर है अगला प्रश्न, देखो, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना माही से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदोरा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है, ये माही नदी से संबंधित है। इसमें बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदोरा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बांसवाड़ा का ही है, बागीदोरा और कुशलगढ़। फिर प्रतापगढ़ की पीपल खूंट हाई लेवल परियोजना है, जिससे प्रतापगढ़ की पीपल खूंट तहसील के 16 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी पीपल खूंट परियोजना से। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं हैं, ज्यादा कुछ वही बातें इसमें लिखी है। फिर अगला है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जापान द्वारा वित्त पोषित है। जायका, जापान की कंपनी द्वारा, जिसका नाम है जायका, द्वारा वित्त पोषित है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये परियोजना का नाम है, ध्यान रखना।
और इस परियोजना की अवधि 7 वर्ष नहीं 11 वर्ष है। कितनी है? 11 वर्ष। तो ये हो गया गलत, केवल कै सही है। अगला देखो, संशोधित पार्वती काली सिंध, ये जो पूर्वी राजस्थान नहर है उसके बारे में है, बताइए। तो यहां पर बिल्कुल बात करें तो आपके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हुए थे 28 जनवरी 2024 को। कब हुए? 28 जनवरी 2024 को। तारीख ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। इसमें राजस्थान के पुराने जिलों के हिसाब से 13 जिले जो है लाभान्वित होंगे। कितने? 13। और नए के अनुसार यहां पर 21 जिले लाभान्वित होंगे। नए जिलों के अनुसार 21 जिले लाभान्वित होंगे, ये ध्यान रखना। ERCP कैनाल प्रोजेक्ट। ये देखो, राजस्थान के 13 जिलों में नवगठित 21 जिलों में पेयजल, औद्योगिक जल और सिंचाई तीनों यहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है। देखो, 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ और इसमें कौन कौन से बांध, कौन सी नदियां, सारी डिटेल यहाँ पर है, आप पढ़ लेना। अगला देखो, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। बिल्कुल सही बात है। और इस परियोजना का नोडल विभाग आपके भूजल विभाग नहीं है, ये तो सहायक विभाग है। ये क्या है? ये सहायक विभाग है। तो नोडल विभाग कौन है? नोडल विभाग है जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग राजस्थान। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, तो केवल एक सही है, पहला। ये यहां पर पूरा दिया गया है। नोडल विभाग जल संसाधन विभाग राजस्थान है। भूजल विभाग इसमें सहयोगी विभाग है। 100% अनुदान इसमें दिया जाएगा विश्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा। और यही बस आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 2023 में भूजल उपलब्धता के अनुसार श्रेणियों में वर्गीकृत ब्लॉकों के संदर्भ में, यानी कि सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, अर्ध विषम ब्लॉक, विषम ब्लॉक, अतिदोहित कौन कौन से हैं, ये बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो सुरक्षित ब्लॉक है 38, बिल्कुल सही है। अर्ध विषम ब्लॉक 22 हैं, विषम ब्लॉक 23 हैं, अतिदोहित ब्लॉक हैं 216। तो ये आपके सही सुमेलित नहीं है। 302 तो टोटल ही है। इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। देखो, सुरक्षित कितने? 38, अर्धविषम 22, विषम 23, अतिदोहित 216, लवणीय 3, टोटल 302। और इस 302 में 2022 में 7 शहरी ब्लॉक भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। राज्य भंडारण निगम द्वारा मार्च 2024 तक कितने भंडारगृह संचालित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर 93 भंडारगृह संचालित किए जा रहे हैं भंडारण निगम द्वारा। ये देखो कितना है, 93 भंडारगृह संचालित किए जाते हैं, जिसकी क्षमता कितनी है? 16.25 लाख मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। 16.25 तो खुद निगम के द्वारा बनाई गई है। और औसत निर्माण की बात करें तो ये आपके 16.79 लाख मीट्रिक टन है। 42 जिलों में ये संचालित है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? तो राजस्थान में है 10.60%। कितना है राजस्थान में? 10.60% है। ये आपको ध्यान में रखना है। और देश का 7.24% गोवंश राजस्थान में है। 12.47% भैंसें राजस्थान में है। और 14% बकरियां भी राजस्थान में है, कुल देश की कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि राज्य में 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल आपके 568.01 लाख पशुधन है और 146 लाख कुक्कुट हैं। कुल पशुधन का, देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में है, जिसमें देश का 7.24 गोवंश, 12.47 भैंस, 14% बकरियां और 10% भेड़ और 84% ऊंट अकेले राजस्थान में
उपलब्ध हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूध उत्पादन में 14% और ऊन उत्पादन में 42% हिस्सेदारी है राजस्थान की। 2020-21 की बात है। अगला है पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 24 फरवरी 2024 को कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? 1962। 108 की तर्ज पर यह जारी किया गया है 1962 और 1098 बालिका शिशु हेल्पलाइन है। अगला है कितनी दुग्ध सहकारी समितियां संचालित हैं 2023-24 में? 18,781। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना कब लागू की गई? राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना कब लागू की गई? 1 फरवरी 2024 को लागू की गई। इसमें क्या है देखते हैं। 1 फरवरी 2024 को यह योजना लागू की गई। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख की बीमा राशि दे है। ये आपको ध्यान में रखना। पूर्ण विकलांगता हो जाए, मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता हो जाए आंशिक रूप से तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो पहले 2 रुपए था, अब बढ़ाकर उसको 5 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 5 रुपए। अगला है सत्य कथन पहचानना है। राज्य में घोषित वन 32,921 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.61% है। सही बात है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87% है। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सभी सही है। चौथा ऑप्शन आपका आंसर। अगला है औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में कितने औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो राज्य में 21 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। असत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। बिल्कुल सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है। ये अपन आर्थिक समीक्षा के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और संरक्षित क्षेत्र 36 है। टाइगर रिजर्व 2 नहीं, यहाँ पर 5 है। तो यही आपके असुमेलित है, सत्य नहीं है, ये असत्य है। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। TOFR योजना के तहत प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सही है। वर्तमान में राज्य में 14 नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। 14 नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला है किन जिलों में बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, इन सभी में किए जा रहे हैं। चौथा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में क्या शामिल नहीं है? दाल शामिल होती थी, चीनी आती थी, नमक आता था, तेल आता था, हल्दी आती थी, मिर्च आती थी, धनिया आता था। यहाँ पर लहसुन नहीं आता था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1-1 किलो दालें, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर आता था इसके तहत। अगला है कितनी राज्य जीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? महिला सर्वांगीण सहकारी समितियां हैं 785। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा? टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।